गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 5th में लास्ट चैप्टर हमने वीडियो के द्वारा पढ़ा था, पार्ट 14, वो था एवरेस्ट शिखर। उसमें क्या था? संवाद। संवाद किनके बीच था? अध्यापक और बच्चों के बीच। तो अब आज जो मैं आपके लिए लाई हूँ ये भी एक संवाद ही है, मतलब इनके हम नाटक भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सम्राट अशोक सभी जानते होंगे सम्राट अशोक के बारे में। अभी अशोक सीरियल भी आया था, बहुत फेमस हुआ था। चाणक्य की नीतियां जानी थी उसमें, किस तरह सम्राट अशोक एक बहुत महान योद्धा थे, है ना, राजा थे बने। पर आप जानते हैं क्या कि बाद में इन्होंने क्या किया? अपना राजपाट छोड़ के बुद्ध को अपना लिया, बुद्ध के शरण में चले गए। तो अब ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ आप जानना चाहेंगे? तो शुरू करें। सम्राट अशोक जो थे वो राजा थे, ठीक है। एक मैदान में मगध के राजा थे। तो मगध के सैनिकों का शिविर लगे हुए थे। बीच में मगध की पताका भी फहरा रही थी, क्योंकि सब राज्य की अपनी अपनी पताकाएं होती। जैसे हमारे भारत देश का पताका भारतीय झंडा है, ध्वज है, इसी तरह पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर भी था। शिविर मतलब ऐसे खेमे लगते थे, पर टेंट के घर जैसे बनते थे। तो आकाश में तारे भी चमकने लगे, शिविरों में दीपक जल गए थे, रात का समय था, है ना। और अशोक इसी तरह अपने शिविर के पास टहल रहे थे और उनके मुख पर चिंता थी। वो परेशान थे। क्यों परेशान थे तो जानेंगे। क्योंकि आज 4 साल हो गए थे युद्ध होते होते। 4 साल युद्ध के कुछ नियम होते हैं कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही युद्ध होता है, उसके बाद युद्ध नहीं होता, फिर शिविर लग जाते हैं। हमने जैसे रामायण देखी, उसमें भी हमने देखा युद्ध हुआ था, तो युद्ध के नियम होते थे, उसी समय युद्ध होता था। फिर सब घायलों की सेवा करते थे, रात में सब आराम करते थे, फिर अगले दिन वापस युद्ध करते थे। तो ऐसे ही ये युद्ध चल रहा था, पर किससे? कलिंग से। और वो आज तक जीता नहीं गया था, इसीलिए अशोक को बड़ी चिंता हो रही थी। तो अशोक के संवाद चल रहे थे। ये अशोक के संवाद थे। अब द्वारपाल आया, द्वारपाल से झुका के बोला, राजन संदेशवाहक आया है। अब संदेशवाहक को उस समय जो भी कुछ खबर लेकर आता था वो काम संदेशवाहक करता था। मैं आज तो हमें किसी को कुछ खबर करना होगा, हम क्या करते हैं? तुरंत मोबाइल उठा के फोन करते हैं। तब ऐसा नहीं था, तब संदेशवाहक आते थे, संदेश लिखते थे। अब हम जिस पहले दृश्य के बारे में आपको बता रही हूँ, उसमें अशोक, द्वारपाल, संदेशवाहक है, ये सब है, और इन्हीं के संवाद आपको मैं बता रही हूँ। तो अशोक ने कहा आने दो, पर प्रवेश का सम्राट है, उन्होंने महाराज की जय हो नमस्कार करते हुए कहा, शुभ संदेश है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। ये तो अच्छी खबर थी, क्योंकि जिस कलिंग से 4 साल से युद्ध चला था उसे हम आज तक जीत नहीं पाया, इसीलिए सम्राट के अशोक के सिर पे चिंता थी। तो वो बोले प्रसन्नता, तो मारे गए, तो मगध पर विजय हुई। तो सैनिक क्या बोलता है? जो संदेशवाहक होता है वो चुप हो जाता है। और अशोक बोलते क्यों नहीं, तुम चुप क्यों, मुझसे पूछते हैं। तो संदेशवाहक क्या कहता है धीरे से, क्या बोलूं महाराज, महाराज तो मारे गए हैं, पर कलिंग दुर्ग के फाटक आज तक बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग हम जीत गए? क्योंकि जब भी युद्ध होता था और अगर विजय मिलती थी तो उसके दुर्ग मतलब किला, जहां पर जो दुश्मन राजा से युद्ध चलता था उसके किले पे अपनी विजय, अपना अधिकार जमा लेते थे, विजय पताका फहराते थे। तो वो बोले कि महाराज तो मर गए, पर कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। तो मैं कैसे कह दूं कि हम कलिंग दुर्ग जीत गए? तो उसका उत्साह जो था वो थोड़ा निराश हो जाता है। तो बोले आज भी बंद है, कैसे? तो महाराज कलिंग के फाटक तो आज भी बंद है। फिर वो तेजी होकर खड़े जाते, बंद है तो खुल जाएंगे, जाओ जाकर सेनापति से कहो कि कल सेना के साथ संचालन में स्वयं करूंगा, मतलब संचालन में मेरे निर्देश में सेना चलेगी कल, और फिर मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं खोलते। जाओ, हाथ से संकेत देते हुए उसने संदेशवाहक को जाने दिया। अब यहाँ हमारा पहला दृश्य खत्म होता है, और दूसरे दृश्य में संवाद में क्या क्या बातें होती है और क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, इसी के साथ हमारा दूसरा दृश्य चालू होता है, जिसमें अशोक अपनी वीर सेना के साथ सुसज्जित होकर उस सेना का संचालन अपने हाथों में लेते और बोलते कि अब हम दुर्ग जीत चुके, तो वहां अपना विजय पताका हम खुद फहराएंगे और चलेंगे। और कलिंग के राजा मारे गए, उसके मंत्री कैद हो चुके हैं, तो भी कलिंग आत्मसमर्पण क्यों नहीं करे? जब भी कोई दुर्ग हारता है तो उसके जो भी बचे हो स्त्रियां या उन्हें आत्मसमर्पण करना होता है जीते हुए राजा को, और फिर वो दुर्ग और उसमें रहने वाले सब लोग उसके अधीन हो जाते हैं। तो ऐसे ही सब सैनिकों
तैयार हो जाते हैं जोश से, बिल्कुल मगध की जय हो, महाराज की जय हो के नारे लगा के सब कलिंग दुर्ग की तरफ बढ़ते हैं। और उसके सामने जाके जैसे खड़े होते हैं तो कलिंग दुर्ग के फाटक अचानक खुल जाते हैं, और जैसे ही खुलते तो सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती है। क्यों? और अशोक खुद भी स्तब्ध रह जाते हैं। वो क्या देखते हैं, जो फाटक खुला तो उस फाटक में उनको बहुत सारी स्त्रियां बिल्कुल पुरुष वेश में, युद्ध के वेश में सज्जित, हाथों में तलवार लिए सामने खड़ी थी और चंडी सी दिखाई दे रही थी। मतलब देवियों के जो रूप होते हैं उसमें चंडी का जो रूप है सबसे विकराल है, जब वो अपने सबसे रौद्र रूप में होती है। तो सभी स्त्रियां उसी रौद्र रूप में दिखाई दे रही थी और सभी बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार थी। तो यह फिर वो एक सैनिक जो बताता है कि यह कलिंग महाराज की बेटी पद्मा है, स्त्रियों की सेना। फिर वो बोलते हैं कि स्त्रियों की सेना को आज के अशोक की सेना से कुछ दूरी रुकी और जो स्त्रियों की सेना थी मतलब वो सब उसी को देख के मंत्रमुग्ध हो गए। और पद्मा ने आगे बढ़कर अपनी सेना को संबोधित किया, जो वो सेना लेकर आई थी। उसने क्या कहा, तुम सब वीर भगिनी हो, मतलब वीरों की बहनें हो, वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे सिर्फ इतना कहना है कि जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र सबकी हत्या की है और आज वह तुम्हारे सामने खड़ी है, वो सेना, आज उसी सेना से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जब तक जीवित रहोगी अपनी जन्मभूमि को किसी के अधीन, पराधीन मतलब हार नहीं मानोगी, उसको किसी के अधीन नहीं होने दोगी, और तुम्हें अपनी आंखें तब तक बंद नहीं करनी है जब तक तुम अपनी मातृभूमि की रक्षा करके उसे स्वाधीनता नहीं दिलाती। सभी स्त्रियां तलवार खींचकर हम प्रण लेते हैं, जय हो पद्मा रानी की, ऐसे उसके नारा लगाते हुए बोलते हैं, वचन देते हैं कि जब तक हमारी धमनियों में रक्त होगा, रक्त की एक एक बूंद होगी, तब तक हम अपनी मातृभूमि का अपमान सहन नहीं होने देंगे। और सभी खड़ी हो जाती है। तो अशोक के सब देख स्तब्ध हो जाता है, जबकि पद्मा ने कभी अशोक को नहीं देखा था और अशोक ने कभी पद्मा को नहीं देखा था। और फिर वो बोलता है अशोक को, देखिए क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए आई है। ओके, तो आज यह क्या, अब क्या हमें स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करता, ना मैं स्त्रियों का वध नहीं करूंगा। अशोक ऐसा बोलता है। फिर अशोक खुद ही उससे पूछता है कि तुम कौन हो देवी? तो वो बोलती, वो बिल्कुल, वो तो बहुत रौद्र रूप में थी। बोलती, मैं तो कलिंग महाराज की बेटी हूँ, कन्याओं, मैं हत्यारे अशोक की सेना से आज लोहा लेने आई हूँ और मैं उस हत्यारे अशोक को आज खत्म करके ही रहूंगी जिसने मेरे पिता की हत्या की है। मैं आज उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं आज उसे द्वंद्व युद्ध करने वाली हूँ। तो अशोक ने कहा कि राजकुमारी, फिर तो वो मैं ही हूँ अशोक, पर मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करता, मैं स्त्रियों पे वार नहीं करता। तो क्यों महाराज, वो कुश्ती क्यों नहीं करते? क्या शास्त्र आपको? अशोक बोलते कि शास्त्र मुझे इसकी आज्ञा नहीं देते। पर वो बोले, तो बोले शास्त्र आपको इसकी आज्ञा देते कि निरपराधों का वध करो, किसी के भाई, किसी के बहन, किसी के सिंदूर उजाड़ो, बेवजह युद्ध करो। आप बोले आज की इस युद्ध को मैं पूर्णाहुति आपको हत्या करके आपके रक्त से ही इस युद्ध को आज मैं समाप्त करूंगी। बोले अगर आप में हिम्मत हो तो आप मुझसे युद्ध करिए और आप तभी इस कलिंग दुर्ग पे अपना विजय पताका फहरा सकते हैं। और वो उसके संवाद से महाराजा बोलते हैं कि नहीं, आज तो मैं स्त्रियों पे भी कभी प्रहार नहीं करता, तो मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करूंगा। तो देखिए स्त्रियों से बदला लेने का, स्त्रियों जैसे बदला लेने आई तो उसके अशोक के मन में कैसे परिवर्तन आया, ये हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर पद्मा कहती कि वो तो आज भूखी सिंहनी की तरह तैयार थी। सिंहनी जिस तरह से आक्रमण होती वैसी थी। बोले आज तो मैं युद्ध करूंगी, पर अशोक अपनी सारी सेना को बोलता है कि तलवार डाल दो। सब सैनिक भी तलवार डाल देते हैं, पर वो बोलता है कि नहीं, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। और बोले मैं तो अपने पिता की हत्या का बदला लूंगी। वो बोले मैं तो प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं तो आज के बाद युद्ध ही नहीं करूंगा। मैं किसी पे, वो उसकी बातों से इतना प्रभावित होता है कि बोले और वो हथियार डाल देता है और उसके आगे घुटने टेक देता है। बोले तुम अपने पिता के हत्यारे को अगर मारना ही चाहती हो तो मेरा वध कर दो, पर अब आज से न तो और न ही मैं किसी को हत्या करने का आदेश दूंगा, तलवार उठाने का। और ऐसा कह के वो अपना सिर झुकाकर पद्मा के आगे बैठ जाता है। और बोले राजकुमारी ले लो बदला, मैं अपराधी हूँ जिसने लाखों के सर काटे। अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, पर आज तुम्हारे आगे झुक रहा है तुम्हारी साहस देखकर। और वो ऐसा कह के उसके आगे नतमस्तक हो जाता है और अपने हथियार डाल देता है। उसकी सेना भी पूरे हथियार डाल देती है। पर तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करती। बोले और आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहेंगे। कि उसको बहुत बड़ी सजा दी रानी ने कि अब आप मुझे जीवित रह के अपनी प्रतिज्ञा को सफल करके बताइए।
तो मैं भी, जिन्होंने हथियार डालती मैं भी निहत्तों पे वार नहीं करती, ऐसा कह के वो अपनी सेना लेके वहां चली जाती है। फिर अगले दिन अशोक अपनी सेना के साथ पीले वस्त्र धारण करके निकल जाते हैं। तो उन्हें वहां पर एक बुद्ध भिक्षु मिलते हैं। फिर वो उससे बताते हैं कि कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, वो उसे प्रतिज्ञा दिलवाते हैं कि अब मैं किसी पे वार नहीं करूंगा, इसमें जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं अहिंसा ही मेरा धर्म रहेगा, है ना। और मैं सबसे प्रेम करूंगा, करुणा का सदा व्रत करने के लिए मैं समान होगा। प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहोगे अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति के साथ पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। इस प्रकार के उसने प्रतिज्ञा उस बुद्ध भिक्षु से ग्रहण करी। फिर उस बुद्ध भिक्षु ने उन्हें एक मंत्र दिया और फिर वो मंत्र था बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और ये मंत्र लेकर बुद्ध अपने वो बुद्ध भिक्षु बन गए अशोक, और जंगलों में कहाँ गए और अपना सब राष्ट्रत्याग उन्हें त्याग दिया और फिर वो बुद्ध भिक्षु बन गए। इसी के साथ हमारा पाठ 15 सम्राट अशोक यहाँ पर खत्म होता है। इसके साथ मैं इसका वर्क पीडीएफ भेजूंगी, जिससे आप समय से पूरा करें और एग्जाम की तैयारी करें। और हमारा नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक बाय।